गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज बच्चों हम चर्चा करेंगे आधुनिक मानव पर, होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में। प्राचीनतम साक्ष्य हमें बच्चों कहाँ से मिले हैं? अफ्रीका से मिले हैं। तो अफ्रीका के विभिन्न भागों में उनके अवशेष मिले हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई? तो मानव का उदय कहाँ हुआ, यह एक वाद विवाद का विषय रहा है। इसमें दो मत रहे हैं बच्चों। एक मत का कहना है कि निरंतरता मॉडल को जिन्होंने माना है कि मानव की उत्पत्ति अलग अलग क्षेत्रों में हुई और अलग अलग क्षेत्रों में वो जाकर बस गए। दूसरी तरफ दूसरा मॉडल कहता है कि मानव का उदय अफ्रीका में हुआ था। तो वर्तमान जो मानव दिखने में जो उसकी लक्षण है, जो उसकी क्षेत्रीय विविधताएं हैं, वह कहाँ पर पैदा हुआ, यह कहना एक निश्चित तो नहीं है। लेकिन जो मॉडल पेश किए हैं विशेषज्ञों ने, उनके अनुसार होमो सेपियंस जो मानव है, आधुनिक मानव का विकास धीरे धीरे हुआ, अलग अलग रफ्तार से हुआ। इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में निवास करता है। तो ऐसा मानना है उनका कि मानव का जो उदय है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुआ है, जिसके कारण उनमें विभिन्नता भी बच्चों पाई जाती है। तो आज तक यह तर्क मनुष्य के लक्षणों की भिन्नताओं को अवलंबित करता है। विचारकों का मानना है कि इस क्षेत्र में पहले में से निवास करने वाले जो होमो इरेक्टस और आदि समुदाय थे, जिसमें हाइडल बर्गेसिस, उनमें भी भिन्नता देखी जाती है। तो उससे पता लगता है कि मानव भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसका उदय हुआ होगा। इसी क्रम में बात करते हैं आगे कि प्रतिस्थापन और निरंतरता। तो प्रतिस्थापन मॉडल के पोषकों के अनुसार किसी भी एक स्थान पर निवास करने वाले मानव के स्वरूप में परिवर्तन आया और वो धीरे धीरे आधुनिक मानव बन गए। तो उनका मानना था कि मानव किसी भी स्थान पर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उनमें क्रमिक विकास हुआ, परिवर्तन आया और आज की तरह वो हमें स्पष्ट नजर आते। आधुनिक मानव में सर्वस्व शारीरिक और ज्ञानार्जन अर्थात उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इससे अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र अर्थात अफ्रीका में पैदा हुए थे, ऐसा माना जाता है। अन्य स्थानों पर गए आधुनिक मानव के उन पुरानी जीवाश्मों के साक्ष्य को भी इथियोपिया के ओमो स्थान पर मिले हैं। प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हुए इन विद्वानों का मानना है कि आज के मनुष्य में भी जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उस कारण लोग परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्ष की अवधि में अपने आप को धीरे धीरे उन्होंने ढाल लिया था। तो उनका मानना है कि प्रारंभ से ही मानव जैसी जैसी परिस्थितियों में रहा, उस परिस्थिति के अनुसार बच्चों हमारे जो शारीरिक बनावट है उसमें अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद जानेंगे कि आदि मानव जो है वह भोजन कैसे प्राप्त करता था। तो आदिकालीन मानव जो है, आदिकालीन बच्चों, वह भोजन जुटाने के उसके पास भिन्न भिन्न तरीके थे। जैसे वह संग्रहण करता था, शिकार करता था, अपमार्जन करता था, मछली पकड़ता था। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का वह प्रयोग करता था। वह उसमें बीज, गुठली और कंदमूल फल इकट्ठा करता था और उसको भोजन के रूप में प्रयोग में लाता था। तो ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं, उससे मानव की हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन पौधों के जो जीवाश्म है बच्चों को दुर्लभ होते हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में भी हमें सूचनाएं प्राप्त करने या दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधों के अवशेषों का अध्ययन है। इस अध्ययन में कार्बनीकरण हो जाता है एवं इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। परंतु पुरातत्वविद उतने पुराने ज़माने में कार्बनीकृत हैं बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि उनको
बीजों को सुरक्षित रखने का कोई ऐसा साधन उनके पास रहा होगा। तो शिकारी के संदर्भ में माना जाता है कि आदिकालीन जो मानव था होमिनिड, वह अपमार्जन या रसद खोदी के माध्यम से भी, अर्थात जो जानवर होते थे वो स्वयं मर जाते थे या हिंसक पशुओं द्वारा उनको मार दिया जाता था, मानव उसके जो शरीर है, उसका जो मांस होता था, उसको वह अपना भोजन के रूप में प्रयोग में लाता था। इसमें कुछ अन्य उदाहरणों में स्तनपायी जानवर होमिनिड से छोटे होते थे तो उन्हें वह अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाता था, जिसमें चूहे, छुछंदर, कुत्ता और कृंतकों और पक्षियों, सरीसृपों, कीड़े मकोड़ों को वह स्वयं खाया जाता था। इसके अलावा मछली के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मानव मछलियों का प्रयोग भी अपने भोजन के रूप में करता था। शिकार करना उसने बाद में सीखा होगा, बाद में प्रारंभ करना होगा, ऐसा जो साक्ष्य है वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वह एक योजना बनाकर अपना शिकार करता रहा होगा। ऐसे साक्ष्य हमें इंग्लैंड के दक्षिण क्षेत्र से मिले हैं जो लगभग 5 लाख वर्ष पुराने हैं। इसके अलावा जर्मनी के सोविजन स्थान से अनेक जो खोजी हुई हैं उनसे भी मछली की हड्डियों के जो अवशेष हैं बच्चों प्राप्त होते हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि उस समय का मानव मछलियों को शिकार करता था और उसे, यानी कि मछली पकड़ने का कार्य करता था और उसे अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाता था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि वह नदी के किनारे से रेनडियर, घोड़ा और अन्य जो जानवर थे जो झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, नदी के किनारे पास जाते थे, जब उनको वो पार करते थे तो मानव को एक अच्छा मौका मिल जाता था शिकार करने का, तो वह उनको आसानी से शिकार कर सकता था। इसके अलावा उनको शिकार करने के अलावा मछली पकड़ने में स्त्री और पुरुषों की बराबर की भूमिकाएं भी होती थी, कभी कभी भिन्न भी पाई जाती थी। तो इस संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि समाज में स्त्रियां भी पुरुषों की भांति कुछ न कुछ कार्य शिकार के रूप में भी करती थी। आगे चर्चा करेंगे मानव का प्रारंभिक जो जीवन है वह किस प्रकार से व्यतीत होता था, अर्थात वह कहाँ पर निवास करता था। तो पेड़ों और गुफाओं तथा खुले स्थान पर मानव प्रारंभ में बच्चों निवास करता था। मनुष्य के प्रारंभिक निवास की पहचान शिल्पाकृतियों की प्राप्ति स्थलों से की जा सकती है। उनकी जीवन शैली के बारे में एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को जांच करना, जैसे केन्या में गिलोबे और ओरजोले साइजली में जो खनन है उनसे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शल्य चिकित्सा के, तो उससे ज्ञात होता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इन स्थानों पर जो लोग हैं बड़ी संख्या में भोजन करते रहे होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि होमिनिड और प्राइमेट जो है मांसभक्षियां एक स्थान पर रहते होंगे और विभिन्न शिल्पकृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के जो चिन्ह हैं, जो निशान हैं, वहाँ पर छोड़ जाते होंगे। तो इस परिदृश्य से बच्चों को ज्ञात होता है कि उन लोगों को शिल्प कला का भी ज्ञान रहा होगा। इन स्थलों पर आवागमन कम होता था, वहाँ पर शिल्प आकृतियाँ जो हैं वो कम मिली हैं। इसके अलावा गुफाओं तथा खुले स्थान पर रहने के साक्ष्य भी हमें आदि मानव के प्राप्त हुए। इसके अलावा गुफा की कुछ दीवारें प्राप्त हुई हैं जिससे 12x4 की आकृति के हैं, जिससे पता चलता है कि निवास स्थान को सटाकर बनाया जाता रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त हुई है बच्चों, उन घरों से उनमें चूल्हे प्रयोग में लाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग
विभिन्न प्रकार के फल, वनस्पति, काट फसलों का प्रयोग करते रहे होंगे। इसके अलावा पक्षियों के अंडे और मीठे जल की मछलियां के साक्ष्य भी बच्चों प्राप्त हुए। एक और प्रायस्थल दक्षिणी फ्रांस के स्थल पर टेरा अमाटा में घास फूस की लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोंपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी, अर्थात कुछ समय के लिए बनाई जाती थी, जिनको मैं अस्थायी झोंपड़े के रूप में भी कह सकते हैं। झोंपड़ियों के किनारे सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये पत्थर छोटे छोटे उन स्थानों के द्योतक हैं जहां ज्ञात होता है कि लोग उन पत्थरों पर जो है औजार बनाते रहे होंगे, पत्थरों के औजार बनाते होंगे। तो उनके बैठने के लिए बड़े पत्थर और औजारों के लिए छोटे पत्थरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। केनिया में बच्चों चेसोवांजा एवं दक्षिण अफ्रीका में स्वार्ट क्रॉन्स में पत्थर के औजारों के साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी तथा जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए। तो इससे ज्ञात होता है कि उन हड्डियों का मानव हथियारों के रूप में भी या आभूषण के रूप में भी प्रयोग करता रहा होगा। तो चूल्हे आग के नियंत्रित करने की ओर संकेत करते हैं। इसके अलावा नियोजित आग को गुफाओं के अंदर प्रयोग प्रकाश के लिए भी मददगार होता था, अर्थात आग का प्रयोग उन्होंने चूल्हे चलाने, अपने घर को उष्मा देने यानी कि उसको गर्म रखने, इसके अलावा घरों में प्रकाश रोशनी करने के लिए भी ये लोग आग का प्रयोग करते रहे होंगे। इसके अलावा अपने भोजन को पकाने के लिए भी वे आग का प्रयोग करते रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा आग से ही अपने औजारों को बनाने के लिए, धार को नुकीली करने के लिए, भाले की, इसके अलावा अन्य औजारों की धार नुकीली करने, उन्हें हार्ड बनाने जैसी जानकारी भी उस मिले अवशेषों से बच्चों प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण तथ्यों में यह है कि उन्होंने अग्नि के माध्यम से, आग के माध्यम से बच्चों जो खतरनाक जीव जंतु थे उनको भगाना सीख लिया था, अर्थात वो आग से डरकर भाग जाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि आग ने मानव के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया और मानव का विकास तीव्र गति से अपनी प्रगति के रास्ते पर बढ़ने लगा। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। आने वाले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक मानव और औजारों का निर्माण।